हाँ जी बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का बिजनेस स्टडीज की क्लास में। तो बेटा, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दो लाइनें मैं भी बोलना चाहूँगा मदर्स डे के ऊपर कि जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती। उस बच्चे को कौन गले लगाए जिस बच्चे की माँ नहीं होती। ठीक है बेटा, तो अपने माँ बाप की इज्जत करते रहें, उनका साया हमेशा सर पर बना रहे। वो कहते ना कि मेरे दुश्मन ने मेरी मौत सजा रखी थी, मेरे यारों ने रिश्तेदारों ने मेरी मौत सदा रखी थी। ऐ मेरे भगवान मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे सर पे मेरी माँ की दुआ रखी थी, दुआ रखी थी। अपने माँ बाप की इज्जत करते रहिए, उनका कहा मानते रहिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, ये मेरा मानना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बिजनेस स्टडीज की क्लास को। और हम लोगों ने अपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स क्लियर कर लिए हैं। पहले 2 चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं। पहला चैप्टर बिजनेस बेसिक्स का था और जो सेकंड चैप्टर था वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, ट्रेड, डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स, सबके बारे में हमने नॉलेज ली। और अब हमारा चैप्टर नंबर 1.3 शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। यानी कि आज के टाइम में आप जो स्टेब्लिश्ड या जो डेवलप्ड इंडिया देख रहे हैं, कि पहले प्राचीन काल में बिजनेस इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। बहुत ही जो रिसोर्सेज है, जो टेक्निक्स है, वो हमारे पास बहुत ही लो लेवल की थी। टेक्निक के मामले में तो बहुत पीछे थे हम। लेकिन आज के टाइम में जहां हम खड़े हैं, जहां पर कि डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेस का जमाना आ गया है, उस जमाने को हमने किस प्रकार प्राप्त किया है। प्राचीन काल की ठेला गाड़ी से लेकर जहां पर कि कई महीने लग जाते थे जो सामान है उसको मार्केट में ले जाकर बेचने में, मिलों चलते रहते थे, 10-10, 20-20, 25-25 महीनों चलते रहते थे, तब जाकर वो पहुंचते थे मार्केट में और फिर उसके बाद अपना सामान बेचते थे। लेकिन आज के टाइम में तो घंटे में आप पूरी दूरी तय कर सकते हैं। एरोप्लेन के द्वारा, सी के द्वारा, बाय रोड्स के द्वारा इतने फास्ट ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए हैं कि घर बैठे एक कस्टमर अपना जो सामान है वो मार्केट से मंगवा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, ठीक है, ई बैंकिंग आ गई, ई कॉमर्स आ गया, सब कुछ बैठे बिठाए घर पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो सकती है। तो हमने अपनी इस जर्नी को किस प्रकार कवर किया, प्राचीन काल से आज के डेवलप्ड इंडिया में हमने अपने जो कॉमर्स है उसको किस प्रकार डेवलप किया, किस प्रकार हम आज इतनी फास्ट लाइफ जी पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि किस प्रकार हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। तो पहला है बार्टर सिस्टम। ये आपने कहीं ना कहीं 9th या 10th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा या एसएसटी में पढ़ा होगा आपने, कि बार्टर सिस्टम क्या होता था। सामान के बदले सामान, सीसी इकोनॉमी हुआ करती थी पहले हमारे यहाँ पर। कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, यानी कि एक इंसान के पास कोई वस्तु है, दूसरे इंसान के पास कोई वस्तु है, और दोनों को एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता है। जैसे मिस्टर ए है, उसके पास राइस है, मिस्टर बी है, उसके पास व्हीट है। एक के पास चावल, एक के पास गेहूं। ए को आवश्यकता है गेहूं की, बी को आवश्यकता है चावल की। तो ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि भाई देखो बी, मैं तुम्हें अपने कुछ राइस दे देता हूं,
तुम मुझे कुछ अपने वीट दे दो। दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तुम्हें चावल चाहिए थे, चावल दे देता हूँ, मुझे वीट चाहिए, तुम मुझे वीट दे दो। तो वहां पर जो एक्सचेंज मैकेनिज्म था ना, वो था वस्तु के बदले वस्तु को प्रोवाइड करना। मनी नाम का तो कोई सिस्टम था नहीं वहां पे। तो जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो हमारी कॉमोडिटी थी। एक इंसान को एक वस्तु की आवश्यकता है, वो दूसरे इंसान से ले लेता है और दूसरे इंसान को अपने पास जो वस्तु है वो दे देता है। तो दोनों की इस प्रकार से आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। और इस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम, वेयर कमोडिटी इज एक्सचेंज्ड इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के बदले कमोडिटी ही एक्सचेंज करना कहलाता था बार्टर सिस्टम। तो प्राचीन काल में ये सिस्टम चलता था, लेकिन धीरे धीरे इसको हमने मनी इन्वेंशन स्टेज में कन्वर्ट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड, फिर हमने अपने आप को थोड़ा सा डेवलप और किया, और फिर आई हमारे पास विलेज इकोनॉमी स्टेज। विलेज इकोनॉमी स्टेज, धीरे धीरे गांव में तब्दील होने लगे लोग। ठीक है, वहां पर सबसे पहले हमारे पास बनी ट्राइब्स। लोगों ने अपनी जनजातियां बना ली, कबीलों के रूप में रहने लगे। धीरे धीरे फिर ये जो कबीले हैं, ये जो जनजातियां हैं, इन्होंने अपनी अपनी फैमिलीज बनानी स्टार्ट कर दी। और एक पर्टिकुलर फैमिली अपने को जो चीजें चाहिए वो सारी खुद ब खुद बनाने लगी। अब इसी ने ही अपने आवश्यकता की चीजें उगानी स्टार्ट कर दी। इसने राइस भी उगाने स्टार्ट कर दिए, वीट भी उगाने स्टार्ट कर दिए। यानी इस फैमिली को अपने जीवन यापन के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता होती है खाने पीने की, इसने अपने आप ही उसकी खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो विलेज इकोनॉमी में सबसे पहले ट्राइब्स आई, जिनको हम कहते थे जनजातियां या कबीले। उन कबीलों ने धीरे धीरे अपने आप को परिवार के अंदर कन्वर्ट किया, और एक परिवार अपने आवश्यकता की चीजों को खुद ही प्रोड्यूस करने लगा। ठीक बेटा, तो ये थी हमारी दूसरी स्टेज। थर्ड स्टेज पर हम पहुंचते हैं, जिसका नाम है मनी इन्वेंशन स्टेज। इसके नोट्स मैं आपको वीडियो के साथ ही भेज दूंगा कल, उसमें से आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड है मनी इन्वेंशन स्टेज। यानी कि यहां पर मनी को कहीं ना कहीं इन्वेंट किया गया। बार्टर सिस्टम में कोई भी एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं था। चीजों के बदले चीजें प्रोवाइड करी जाती थी, तो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मनी इन्वेंशन आई। सबसे पहले हमारे पास जो फूड ग्रेन्स थे, खाने पीने की चीजें, उनको एक्सचेंज बनाया गया, उनको एक्सचेंज का मीडियम बनाया गया। उसके बाद गोल्ड के, सिल्वर के या अदर मेटल्स जो होते हैं, उनके सिक्के प्रचलन में आए। और धीरे धीरे हम मनी इन्वेंशन स्टेज की तरफ फास्ट मूव करने लगे। ठीक है, तो मनी इन्वेंशन स्टेज क्या कहती है कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, जिसके अंदर कोई एक्सचेंज, प्री डिफाइंड एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं था। उसको उसमें क्या था, फूड ग्रेन्स जो होती थी वही एक्सचेंज का हमारा माध्यम था। खाने पीने की चीजों की अदला बदली करके जीवन यापन किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे मनी इन्वेंशन स्टेज की तरफ हम जैसे ही बढ़े, तो स्टार्टिंग में चलते थे हमारे पास गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स या अदर जो मेटल्स होते हैं, उनके कॉइन्स प्रचलन में आ गए। तो धीरे धीरे इंसान ने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली स्टेज आती है टाउन इकोनॉमी स्टेज, शहरीकरण। शहरीकरण होने से क्या हुआ कि जो लोग गांव में थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना गांव से कहीं दूर जाकर शहरों में व्यापार किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ रुख करा, वहां जाकर अपना व्यापार करने लगे। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली, कुछ लोग कमीशन एजेंट बन गए। वो एक दूसरे का सामान परचेज सेल करवाने में हेल्प करते थे एज ए मिडलमैन, और बदले में अपना कमीशन चार्ज करते थे। ये थी हमारी टाउन इकोनॉमी स्टेज। और कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है,
ट्रांसपोर्ट यहाँ पर थोड़ा सा क्या होने लगा, डेवलप होने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ठेला गाड़ी होती थी, जो छकड़ा गाड़ी होती थी, उनके ऊपर सामान को लाद लाद कर गांव से शहरों की तरफ ले जाया जाता था, जिसमें काफी दिन लग जाते थे। आपने वो देखी होगी मोहनजोदड़ो पिक्चर, उसमें नील की खेती करते हैं, तो उस गाड़ी में लोड करके और फिर वो गाड़ी ले जाई जाती है, तो कई दिन लग जाते हैं उनको वहां मार्केट में जाने में। वहां जाकर फिर वो अपना सेटअप करते हैं, तब जाके वो सामान बेच पाते हैं। तो धीरे धीरे टाउन इकोनॉमी स्टेज आने से लोग शहरों की तरफ रुख करने लगे, लोगों ने मिडल मैन के रूप में काम करना स्टार्ट किया। वो एक दूसरे जो लोग होते थे उनके चीजों को आपस में बिकवाना खरीदना स्टार्ट करवाया और अपना कमीशन चार्ज करना शुरू किया। धीरे धीरे कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का जो जन्म है वो इसी स्टेज से होने लग गया था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर आया हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जिसको हम बोलते थे। यहां पर इंसान ने अपने आप को और डेवलप किया। जो मशीनें होती थी काम करने की, वो पावर ड्राइवर मशीनें आ गई। पावर ड्राइवर मशीन्स का मतलब होता है जो बिजली से चलती हैं, जो कि पावर से चलती हैं, विद्युत से चलती हैं। ऐसी मशीनों का यहाँ पर निर्माण किया जाने लगा। ट्रांसपोर्ट अपने बूम पे पहुंच चुका था। रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, शिप ट्रांसपोर्ट काफी मात्रा में यहाँ पर डेवलप हो चुका था। काफी सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ चुकी थी। तो इसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेज कहा जाता है। और यहाँ पर जो कॉमर्स है, यानी कॉमर्स का मतलब होता है जितने भी व्यापार हैं, उद्योग धंधे हैं, वो सारे, उन उद्योग धंधों में जितनी भी चीजें प्रयोग की जाती हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग, धीरे 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 ये सारी चीजें क्या होने लगी, डेवलप होने लगी और औद्योगिक क्रांति इंडिया में आ गई। और लास्ट जो स्टेज आई वो आई हमारी कम्युनिकेशन की। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, उसने काफी बूम किया। और जो ट्रांसपोर्ट है, ई डिजिटल जो मार्केटिंग है, डिजिटल बैंकिंग है, ये सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इस स्टेज पर आकर अपने आप को पीक पर पहुंचा चुके थे, यानी वो डेवलप्ड कंडीशन के अंदर थे। यहाँ पर फास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई। और कहते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जब भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद ही भारत के उद्योगों ने, भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसने अपनी जो स्पीड है वो पकड़ी। और वो स्पीड पकड़ी है इंडिया ने 5 ईयर जो प्लान्स होते हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, उसमें ही कहते हैं कि इंडियन जो इकोनॉमी है उसने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया था। तो ये कुछ ऐसी स्टेजेस थी जहां पर कि व्यापार एक जीरो से लेकर और एक बड़े लेवल पर स्थापित हो चुका था, जहां पर कि ऑटोमेटिक मशीनें काम करती थी। जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये सारे अपने आप में डेवलप हो चुके थे। ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुके थे। और जो कॉमर्स है वो इंडिया में बहुत ज्यादा हद तक डेवलप हो चुका था। तो ये थी हमारी जर्नी कि हम कहां से लेकर और कहां तक किस किस स्टेज को पार करते हुए पहुंचे। बाकी आप जब रीड करेंगे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगला हमारा पॉइंट आता है इंडिजीनियस बैंकिंग। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है इंडिजीनियस बैंकिंग। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। स्वदेशी बैंकिंग यानी जब स्टार्ट हुआ बिजनेस, जब हम कह रहे हैं कि जब इतनी डेवलप्ड स्टेज में नहीं था बिजनेस, कॉमर्स नहीं था इतना डेवलप्ड स्टेज में, तो वहां पर इंडिजीनियस जो बैंकर्स थे वो एज ए बैंकिंग सिस्टम को चलाते थे, क्योंकि बैंक्स तो वहां पर होते ही थे प्राचीन काल में। तो जो इंडिजीनियस बैंकर्स हुआ करते थे, जिनको स्वदेशी, साहूकार, सर्राफ, क्षत्रिय, कई नामों से जानते थे। बाकी साहूकार के नाम से अगर बोला जाए तो हर इंसान समझ कर सकता है कि साहूकार कौन होते थे।
ये बहुत ही ज्यादा पैसे वाले लोग हुआ करते थे। जैसे फिल्म देखते हैं ना, तो वहां पर साहूकार जी, जमींदार जी, तो ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि बैंकिंग सिस्टम को चलाते थे। लेकिन बैंक नहीं हुआ करते थे, बैंक जैसा वो काम करते थे। तो ये क्या करते थे, ये लोग पैसों को उधार देना, यानी लैंडिंग का काम भी करते थे। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी वो बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी, हाई रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ये पैसे को स्वीकार भी करते थे। अगर मान लो किसी को अपने पैसे जमा कराने तो बैंक तो वही करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे, इनको इंडिजीनियस बैंकर्स कहा जाता था। ये लोगों के पैसों को जमा भी करते थे। तो जब पैसे उधार देते थे तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज करते थे। और जब पैसे किसी से डिपॉजिट करवाते थे अपने पास, तो उन्हें जो इंटरेस्ट है वो नाम मात्र का दिया करते थे। ठीक है। हुंडी के अंदर भी काम करते थे ये। हुंडी, अब ये हुंडी क्या होती है, जैसे आज के टाइम में जो चेक लिखा जाता है ना, वैसे ही एक कागज का टुकड़ा होता था हुंडी, जिसको बोला जाता था। इसके ऊपर जो भी लेन देन होता था वो लिख दिया जाता था और नीचे कर दिए जाते थे साइन, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता था। हुंडी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, संस्कृत शब्द हुंड, एक संस्कृत शब्द होता है हुंड, वहां से इस हुंडी को लिया गया है। और हुंड का मतलब होता है कलेक्शन, इकट्ठा किया हुआ एक प्रारूप। तो हुंडी क्या होती थी, प्राचीन काल में पैसे लेने देने के लिए एक कागज पत्रे का प्रयोग होता था, जिस पर कि पैसे लिखे जाते थे, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती थी, कब पैसा चुकाया जाएगा। तो वो हमारी हुंडी बन जाती थी। तो ये कुछ बड़े पैसे वाले लोग थे जो कि इंडिजिनियस बैंकर्स बनकर पुराने टाइम के जो बैंक सिस्टम है उसको चलाया करते थे। अच्छा जी, बाकी आप जब इस नोटबुक में देखोगे तो इसमें आपको लिखा मिलेगा, जैसे गुजरात है, गुजरात में जो पैसे वाले लोग होते थे उन्हें बोलते थे सराफा। ठीक है। यूपी के अंदर जो लोग होते थे उन्हें बोलते थे साहूकार। पंजाब के अंदर जो पैसे वाले लोग होते थे उन्हें बोला जाता था खत्री, खत्री। ठीक है। साउथ साइड में जो साहूकार होते थे, यानी जो पैसे वाले लोग होते थे, उन्हें बोला जाता था क्षत्रियस। ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग थे जो कि पुराने टाइम के बैंकिंग सिस्टम को चलाते थे। तो कुल मिला के आपको सिर्फ इनके एक तो नाम याद कर लेने हैं, किस प्रकार से काम करते थे ये आपको देखना है। आगे लिखा है कि इंडिजिनस बैंकर्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो पैसे उधार देना, बिल्कुल हमने पढ़ लिया है। ठीक है। और ये सिक्योरिटी लेते थे, यानी कि अपने पास कुछ जमा करवाते थे। सॉरी, अपने पास कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते थे कि हमारे पास आप कुछ ना कुछ गिरवी रखो तब जाके हम आपको लोन देंगे। तो अगर गिरवी रखे जाने वाला सामान बहुत ज्यादा पैसे वाला है, यानी कि बहुत कीमती है, तो कहते हैं किसी ने अगर गोल्ड और सिल्वर रखे ना, तो उनके लिए 18% ब्याज चार्ज किया जाता है, आपसे 18% ब्याज लेंगे। और अगर किसी ने गिरवी रखी हुई चीज ऐसी रखी है जो कि बहुत ही सस्ती है, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे 24% से लेकर 40%, यानी लूटते ज्यादा थे ये। उसके बाद है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये लोगों के पैसे को डिपॉजिट में रखते थे, हुंडी के अंदर भी डील करते थे। हुंडी यहाँ बताई गई है दो प्रकार की, एक तो दर्शनी, दर्शनी हुंडी वो होती है जिसके दर्शन करते ही वो जो अमाउंट उसके अंदर लिखी हुई है वो पेमेंट करनी पड़ जाएगी, दर्शनी हुंडी। ठीक है। लिखा है इट इज पेबल ऑन डिमांड, इसके अंदर जो पैसा लिखा है वो कभी भी मांग लिया ना सामने वाले को देना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है दर्शनी हुंडी। यानी जिस दिन दिखा दिया सामने वाले को, आज लिखी हुंडी, कल लेके चला गया उसके पास पैसे दे, उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऑन डिमांड पेबल होती है। सेकंड है मुद्दती, मुद्दती का मतलब होता है आज के टाइम में जो एफडी करवाई जाती है, एफडी को हिंदी में मुद्दती ही बोलते हैं, कि आपने जितने समय के लिए मुद्दती हुंडी लिखी है, जैसे मान लो 6 महीने के लिए लिखी है,
तो 6 महीने से पहले आप इसका पैसा प्राप्त कर ही नहीं सकते, 6 महीने वेट करना पड़ेगा, तब जाके इसको इसका पैसा मिलेगा। जबकि दर्शनी का कभी भी आप मांग सकते हैं, ठीक है। ये बैंकिंग बिजनेस के अलावा नॉन बैंकिंग बिजनेस भी करते थे। नॉन बैंकिंग बिजनेस में लिखा है स्पेकुलेटिव ट्रेड, सट्टा बाजार, यानी ये दूसरी चीजों में भी डील करते थे, जैसे जैगरी है जिसको हम गुड़ कहते हैं, वीट है, इनमें सट्टा लगाते थे। सस्ते में खरीद लिया, महंगे में बेच दिया। तो इस प्रकार सट्टा बाजार की प्रक्रियाओं के द्वारा ये नॉन बैंकिंग बिजनेस करके भी पैसा कमाते थे। नेक्स्ट है कमीशन एजेंट। ये कमीशन एजेंट के रूप में भी काम करते थे। जो ग्रेन मार्केट होती है, अनाज मार्केट होती है, जैसे आज के टाइम में देखते हैं आड़ती, जो कि किसी से अनाज ले लेते हैं कम में और दूसरे को बेच देते हैं ज्यादा में। तो इस प्रकार से कमीशन एजेंट का भी काम करते थे। अदर बिजनेस में भी इन्वॉल्व होते थे, जैसे शॉपकीपिंग, ज्वेलरी का काम भी करते थे, कई ज्वेलर्स भी होते थे। तो उनकी कई प्रकार के बिजनेस थे जिनसे इनको अर्निंग होती थी। अच्छा जी, ठीक है। तो आगे है कि इंडिजिनियस बैंकर्स के काम करने का तरीका क्या होता था। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये लोगों को एडवांस दिया करते थे। एडवांस कैसे देते थे? लोन अगेंस्ट रिसिप्ट। लोन अगेंस्ट रिसिप्ट का क्या मतलब है कि एक रिसिप्ट बनाई जाती थी, कागज की एक पर्ची, जिसके ऊपर सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती थी। लोन्स अगेंस्ट रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब होता है कोई ना कोई पर्ची जिसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती थी कि कितने रुपए का लोन है, कितने किसको दिया गया है, उसके साइन कितने समय बाद वो वापस करेगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर्ची के ऊपर लिखी जाती थी। उस पर्ची को संभाल के रखा जाता था जब तक कि वो लोन का पैसा वापस ना कर दिया जाए। तो ये रिसिप्ट के अगेंस्ट भी लोन देते थे। फिर होता था लोन अगेंस्ट बही, जैसे हम कहते हैं बही खाता, तो बही के अगेंस्ट भी लोन दिया जाता था। इसमें क्या करते थे कि इनके पास जो इनकी बही होती थी, जो खाता बुक होती थी, खाता पुस्तक, जिसमें ये हर व्यक्ति का नाम एंटर करते थे जिसने उनसे पैसे लिए हैं, तो इस खाता बुक के अंदर साइन करवा लेते थे। जिस व्यक्ति को लोन देंगे ना, उस व्यक्ति के साइन करवा लेते थे कि हमारी जो बही है, क्योंकि बही जो होती है वो कानूनी पुस्तक मानी जाती है, और उस पुस्तक को अगर अदालत में, कोर्ट में पेश कर दिया जाए तो उसमें जो चीजें लिखी हैं, जिसका भी नाम लिखा है, वो पैसे चुकाने के लिए बाध्य बन जाता है। कोर्ट उसे नोटिस देती है कि भैया आपका नाम बही में लिखा है, आपने साइन कर रखे हैं, पैसे चुकाओ। तो बही हमारे पास क्या होती है? एक लीगल पुस्तक होती है जिसमें जो बातें लिख दी वो कानूनी मान्य होती है। तो बही के अंदर ये साइन करवा लेते थे कि मैंने भी तेरे को देखो 5,000 रुपए का लोन दिया है, साइन कर दे। उसका नाम लिख देते थे, पैसे लिख देते, और उस व्यक्ति के साइन इस पर ले लेते थे। ये जो अंगूठा होता है वो ले लेते थे कि कल को पैसा नहीं चुकाएगा तो इस बही को कोर्ट में दिखाकर हम इससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये भी था इनका, ठीक है। तीसरा जो तरीका था वो होता था मोर्गेज। मोर्गेज मोर्गेज का क्या मतलब होता है? गिरवी रखकर कोई चीज देना। जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक सबसे पहले ये कहता है कि मेरे पास आप मोर्गेज क्या रखोगे। हमने कहा भी हमारे घर के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आप रख लो। हमारा घर 80 लाख रुपए का है और मैंने अपने घर के कागज आपके पास जमा करा दिए, बताइए मुझे कितना लोन दोगे। तो बैंक कभी भी आप जितनी वैल्यू का कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखते उतना लोन नहीं देता है, वो उसका 75 या 80% लोन देता है। बैंक ने कहा मैं 60 लाख रुपए का लोन आपको दे सकता हूँ, क्योंकि 20 लाख वो मार्जिन के रूप में रखता है कि कल को अगर मान लो इसने लोन नहीं चुकाया और इसके घर को हमने बेचा तो 80 का नहीं बिकेगा तो 60, 70, 65 कितने का तो बिकेगा ना। तो बैंक हमेशा जितने की गिरवी रखवाता है उससे कम का लोन हमेशा जारी करता है। तो ये लोग क्या करते थे? मॉर्गेज रखवाकर, कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रखवाकर भी लोन दे दिया करते थे। उसके बाद है डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडी। हुंडी को डिस्काउंट करना। डिस्काउंट का मतलब होता है कि इस हुंडी के बदले ये पैसा दे देते थे किसी को।
जैसे मेरे पास एक हुंडी है और वो हुंडी 50,000 रुपए की है, यानी इस हुंडी के बदले मेरे पास आज से 3 महीने बाद पैसे आने वाले हैं, क्योंकि मैंने जिसके नाम हुंडी लिखी है वो मुझे 3 महीने बाद पैसे देगा। तो मेरे को पैसों की आवश्यकता पड़ गई आज, तो मैं इस हुंडी को, यानी हुंडी क्या होता है, कागज का एक टुकड़ा होता है, सिर्फ कानूनी मान्य होता है, तो मैं इस हुंडी को लेके जाऊंगा उन साहूकार के पास और कहूंगा कि सर देखिए, मुझे हुंडी के बदले 3 महीने बाद 50,000 मिलने वाले हैं, आज मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो आप इसको तो गिरवी रख लो और मेरे को लोन दे दो कि आप इसको रखोगे तो जब इसका पैसा आएगा तो वो आप रख लेना, मेरा जो लोन है वो कट जाएगा। तो हुंडी के बदले लोन देना ये होता था हुंडी को डिस्काउंट करना। जैसे आपने मान लो LIC ले रखी है और वो LIC 50 लाख रुपए की है, यानी अगर कोई घटना घटेगी तो हमें या हमारे परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने क्या किया, मैंने इस LIC को उठाया और SBI बैंक में चला गया। मैंने कहा बैंक मुझे 20 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक कहेगा ले लो लोन, लोन देने के लिए तो बैठे हम। वो कहेगा गिरवी क्या रखोगे, तो मैं कहूंगा कि सर मैंने 50 लाख रुपए की LIC ली हुई है, आप उसकी जो पॉलिसी है, जो डॉक्यूमेंट है वो रख लो आप और 20 लाख का लोन दे दो। तो बैंक कहेगा कि सही बात है, 50 लाख का लोन है, कल कोई बंदा भाग गया, मर गया, तो 50 लाख रुपए किसको मिलेंगे, बैंक को मिलेंगे। तो बैंक को चिंता ही नहीं रहती पैसा डूबने का, तो बैंक हमारे इस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमें लोन दे देता है। तो इसको बोलते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के बेस पर जब लोन लिया जाता है तो उसको कहते हैं डिस्काउंट करना। क्लियर? आपको अकाउंट्स में भी ये चीजें पता चलेंगी, मैम आपको अच्छे से और क्लियरली समझा देंगी। अच्छा जी, फिर चलते हैं आगे कि ये तो हो गए इनके फंक्शंस, काम करने के तरीके। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का, कि जो इंडिजिनस बैंकर्स हैं इनकी विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले ये जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं ना, छोटे व्यापारी जो कि कम पैसा लगाकर व्यापार कर रहे हैं, उनको ये लोन्स देते थे, उधार देते थे कि भाई आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे चाहिए, आप हमारे पास आइए, हम आपको लोन देंगे, आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। एक तो ये काम करते थे वो ट्रेडर, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, सभी को ये लोन देते थे। दूसरा है एग्रीकल्चरल लोन्स, कृषि के ऊपर भी ऋण देते थे कि भाई मैंने कहा कि सर मुझे लोन चाहिए, तो उसने कहा भी गिरवी रखो। मैंने कहा जी मेरी फसल है और मेरे खेत के ये है कागज, मेरे खेत के कागज है, ये आप रख लो और जब मेरी फसल बिकेगी ना तब मैं आपका पैसा चुका दूंगा। तो खेत के कागज हम गिरवी रख देते थे उसके पास और लोन ले लेते थे, और अगर हमारे पास अच्छी फसल हो जाती थी तो हम उसे बेचकर उसका पैसा चुका देते थे। तो इसे कहा जाता है एग्रीकल्चर लोन्स। या वो क्या करते थे, वो ये कहते थे कि आपकी जो क्रॉप्स है ना, जो फसलें हैं, उन्हें आप मेरे नाम लिख दो। साहूकार बोलता था कि आपकी जो फसलें हैं उसे मेरे नाम रख दो, कल को आपने फसलें काट ली, बेच दी मार्केट में और मेरा पैसा नहीं चुकाया तो वो किसान से उसकी फसल को ही गिरवी रखवा लेते थे कि कल को लोन नहीं दिया ना तो ये जो फसलें हैं ये मेरी होंगी, मैं इन पर खेती करूंगा, मैं इनके अनाज को बेचूंगा और मैं अपना लोन रिकवर करूंगा। तो या तो खेत के कागज रख के ऋण देते थे या फसलों के ऊपर ऋण देते थे। अगला है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी देते थे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, लॉन्ग टर्म, यानी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको भी ये पैसा देते थे उधार, ताकि उनका बिजनेस भी चल सके। तो ये थे हमारे इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं, उनके कार्य और क्या होते थे, किस प्रकार वो डील करते थे, ये हमने इस अपने टॉपिक में पढ़ा है। तो बेटा अच्छे से इस चैप्टर को करें। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट लेक्चर है, ये इसका लेक्चर 1 है। सेकंड लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करवा देंगे। अपने प्रॉपरली नोट्स बनाते रहें। और देखिए बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है, नोट्स बनाए ना बनाए, स्कूल खुलेंगे तब देखेंगे। तो बेटा एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको
किसी भी चीज से आप मजाक कर लेना, लापरवाही कर लेना कभी, लेकिन अपने कैरियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, सरस्वती की जो देवी है ना, सॉरी, विद्या की जो देवी है सरस्वती, उससे कभी भी वो मत करना लापरवाही, कभी भी उसको धोखा मत देना, क्योंकि वो देवी जिससे रूठ गई ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। चाहे वो अभी इंजॉय कर रहा है, लेकिन कभी ना कभी उसके जीवन में इतना अंधकार छाएगा कि वो ये सोचेगा कि अगर मैंने उस टाइम सही से काम कर लिया होता तो दिक्कत ना होती। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहें, कोई लापरवाही नहीं है। और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप, मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन पे कॉलिंग नहीं हो पाएगी। और अगर आपको कॉल करनी है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरे कॉलिंग नंबर है। और भी आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, 86 0 73 87 585, या कॉल करके पूछना चाहें तो 74 0 47 30 549, इन नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।